नमस्कार दोस्तों। अभी एस जयशंकर साहब से एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया उनसे कि भाई अगर आप इंडिया को देखो, अगर आप इंडियन डिप्लोमेसी को देखते हो, तो आप इंडियन डिप्लोमेसी या बहुत स्पेसिफिकली कहें तो आप जियो पॉलिटिक्स में इंडिया की पोजिशन या इंडिया को कहाँ पर देखते हो। तो उस चीज़ का बड़ा ज़बरदस्त रिप्लाई हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने दिया, और उसी चीज़ का इसीलिए मैंने आपको ये आर्टिकल पिक कर लिया है। बिकॉज अगर आप देखो आज की डेट में इंडिया को जियोपॉलिटिकली, तो इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज़ में से एक है जिससे हर कंट्री दोस्ती करना चाहती है। चाहे वो आप यूएस की बात करो, चाहे रशिया की बात करो, क्योंकि अभी देखो दो पावर ब्लॉक्स हैं पूरे वर्ल्ड में, आप सबको पता है। एक पावर ब्लॉक रशिया का है, एक पावर ब्लॉक यूएस का है। अब ये दोनों पावर ब्लॉक्स जो हैं वो हमेशा से इंडिया को अप्रोच करते आए हैं। देखो रशिया से तो हमारी एज लॉन्ग फ्रेंडशिप है, लेकिन यूएस के साथ अभी देखो धीरे धीरे किस तरीके से ये फ्रेंडशिप और ज़्यादा डेवलप हो रही है। अब यूएस के साथ आप इसको फ्रेंडशिप नहीं कह सकते हो, इसको आप इंटरेस्ट कह सकते हो। फ्रेंडशिप वर्ड थोड़ा सा गलत होगा, इंटरेस्ट आप इसको कह सकते हो यूएस के साथ, बिकॉज यूएस के साथ आप कभी भी कोई भी कंट्री फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, तो ये बात आपको पता ही है। हुआ क्या इस पूरे कॉन्फ्रेंस में, देखो उड़ीसा के अंदर में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसका नाम था विश्व बंधु भारत। अब ये कॉन्फ्रेंस एज द नेम सजेस्ट, ये कॉन्फ्रेंस का जो पूरा पॉइंट था, जो एजेंडा था पूरा डिस्कशन का, वो इंडिया के ऊपर बेस्ड था। विश्व मतलब आपको पता है दुनिया, बंधु मतलब फ्रेंड्स, और भारत मतलब हमारा प्यारा भारत। तो विश्व बंधु भारत कॉन्फ्रेंस का सेकंड डे था, उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब पहुंचे हुए थे। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी डिटेल में डिस्कशन हो रही थी कि इंडिया जियोपॉलिटिकली कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया ने किस तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। तो उसमें एस जयशंकर साहब ने कहा, जब उनसे ये सवाल पूछा गया जियोपॉलिटिक्स को लेकर के कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, उन्होंने कहा कि इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जिससे सब हर कंट्री फ्रेंडशिप करना चाहती है। ये पूरा जो दौर है ये वॉर और इनस्टेबिलिटी का दौर है। उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए। उन्होंने कहा कि देखो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चला, उसमें ईरान इन्वॉल्व हुआ, उसमें जॉर्डन इन्वॉल्व हुआ, उसमें सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, मतलब इल्ज़ाम तो लगे कि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने जो ड्रोन्स थे ईरान के उनको डाउन किया। तो ये सब चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। यूएस भी इन्वॉल्व हुआ। यूरोप में रशिया और यूक्रेन का जो पूरा युद्ध चल रहा है उसमें आप देखो फ्रांस इन्वॉल्व हो गया, ये सब इन्वॉल्व हो गए। फिर एक पैरेलल युद्ध चल रहा है अफ्रीका के अंदर में। उन्होंने कहा अफ्रीका में कितनी डिस्टर्बेंस है, आप देखो अफ्रीका में मतलब हर कंट्री ऑलमोस्ट डिस्टर्ब्ड है, कुछ ना किसी तरीके का सिविल वॉर या वॉर चल रहा है, और फॉरेन पार्टनर्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं सारी कंट्रीज। एक चुनिंदा कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड को आपने देखा होगा कि कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व कहीं नहीं होती है। उन्हीं चुनिंदा कंट्रीज में से एक इंडिया है जो कि काफ़ी न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि वीक है, काफ़ी न्यूट्रल है। वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, बट डिप्लोमेटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बहुत न्यूट्रल है। और सारी कंट्रीज अराउंड द ग्लोब इस इंडियन कंट्री से दोस्ती करना चाहती है। दोस्ती क्यों करना चाहती है? बिकॉज बहुत स्टेबल है, एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म दे सकते हैं किसी भी कंट्री को। अगर मान लो आप किसी तरीके से पाकिस्तान में जाते हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान से, चाइना का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान में पैसे लेके गया, बट क्या हुआ, रिपोर्ट आई खैबर पख्तूनख्वा रीजन में पिछले साल 2023 में 200 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए। बलूचिस्तान एरिया में कम से कम 150 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए, और ये खुद पाकिस्तान के न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट निकाली है। तो चाइना का जितना पैसा था वो डूबने लग गया वहाँ पर। उनके ऑफिशियल्स की जान खतरे में आ गई, कितने चाइनीज़ ऑफिशियल्स वहाँ पर मारे गए। तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री टू इन्वेस्ट। वैसे ही अफ्रीका में आप जाओ, अफ्रीका में कोई भी कंट्री को आप पूरी तरीके से सेफ नहीं कह सकते जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करो। तो इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज में से है जहां पर आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, उसका रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमने जियोपॉलिटिक्स में अपने आप को इकोनॉमिकली और डिफेंसिवली दोनों तरीके से इतने अच्छे से स्थापित कर दिया है कि हर कंट्री हमारे से दोस्ती करना चाहती है। चाहे आप किसी कंट्री की बात करो, आप बात करो यूएस की। अब यूएस का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूएस सिर्फ परमानेंट फ्रेंड्स हो सकता, परमानेंट इंटरेस्ट हो सकता है यूएस से, आप कभी फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। बिकॉज यूएस ने आप देखो हमेशा एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे देते हैं। हालांकि जो बाइडेन की बात को कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं दुनिया में, लेकिन जो बाइडेन ने अभी 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया रशिया जैसी कंट्रीज जो है जेनोफोबिक कंट्रीज हैं, ये लोग चाहते नहीं है इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करना। और ये बात कह कौन रहा है? वो यूएस, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, मतलब जब उनका टर्म था तो उन्होंने खुद बैरिकेडिंग शुरू करवा दी थी पूरे बॉर्डर्स की मैक्सिको के साथ में। तो वो कह रहे हैं कि हम इमिग्रेंट्स, हम देखो हमेशा से इमिग्रेंट्स को हमने हमेशा से वेलकम किया इंडिया ने, लेकिन इंडिया जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं एक्सेप्ट करती, और इलीगल इमिग्रेंट्स को कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स। ये बात एस जयशंकर साहब ने इसकी सफाई दी थी यूएस को। अब जो बाइडेन की आप खुद रेलेवेंस समझ लो इस बात से कि उन्होंने जेनोफोबिक बोला इंडिया को, और उसके बाद यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट आकर के सामने इस चीज़ की सफाई दे रहा था कि भाई वो नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहे थे, भाई वो इंडिया को नेगेटिवली नहीं बोल रहे थे। तो वाई सो मच एम्फेसिस ऑन इंडिया? बिकॉज दे वॉन्ट गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। अगर उनको इंडो पैसिफिक में आज के दिन में प्रेजेंट रहना है तो इंडिया उनके पास एकमात्र जरिया बचा है।
बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यूएस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं उनका उतना अस्तित्व नहीं है कि वो उनको लॉन्च कर पाए इंडो पैसिफिक रीजन में। फिलीपींस जैसी कंट्रीज जहाँ पर उनके बेसेस हैं वो उनको लॉन्च नहीं कर सकती ऑफिशियली। तो इंडिया एकमात्र ऐसा जरिया है जो चाइना से को काउंटर करने में यूएस की हेल्प कर सकता है। ये बात यूएस को पता है, इसीलिए यूएस आप देखो कि ऐसे ऑकस में इन्वॉल्व करने की बात करता है, क्वाड बनाता है, ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहा है? इंडो पैसिफिक रीजन में प्रेजेंट रहने के लिए। उसके बाद आप देखिए यूरोप में, आप देखिए यूरोप में किस तरीके से आप देखो पूरे यूरोप का स्टांस बदला। 2 दिन पहले जर्मनी का स्टेटमेंट आया, जर्मनी के चांसलर का स्टेटमेंट आया इंडिया को लेकर के कि बड़ी पॉजिटिव लीडरशिप है इंडिया के अंदर में, और इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली इंडिया बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। उसके बाद आप फ्रांस को देखिए किस तरीके से मैक्रोन हमेशा इंडिया में प्रो इंडिया स्टेटमेंट देते रहते हैं। उसके बाद आगे आप बढ़िए दूसरे पावर ब्लॉक की तरफ, आप देखिए रशिया। अब देखो दुनिया में 2 पावर ब्लॉक्स तो हैं, ये बात क्लियर है। एक पावर ब्लॉक है यूरोप का, यूएस का, जिसमें यूएस, यूरोप, पूरा यूरोप ले लो आप, पूरा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ले लो, उसमें यूके को ले लो। दूसरा पावर ब्लॉक बन चुका है रशिया का, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, एक ये पूरा पावर ब्लॉक है। तो उस दूसरे पावर ब्लॉक में रशिया जो है वो एक मेजर पार्टनर है। रशिया इज़ अ वेरी एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ आर। तो रशिया के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, जिस तरीके से उसने 1971 वॉर में हमारी मदद की थी, उसका पेबैक हमने कब किया? जब रशिया यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व हुआ, इंगेज हुआ, तो हमने इकोनॉमिकली रशिया की हेल्प की। हमने रशिया से भर भर के ऑयल जो है वो इंपोर्ट करवाया, जिससे रशिया की इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हो पाई। तो 2 मेजर लोग थे जिन्होंने रशिया की उस टाइम पर बुरे वक्त में मदद की। एक चाइना ने मदद की, एक इंडिया ने मदद की। मतलब आप समझ लो कि 90% जो रशिया का ऑयल था वो चाइना और इंडिया ने मंगा लिया खुद, जबकि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, फिर भी इकोनॉमी उनकी पूरी तरीके से टूटी नहीं। उसका बहुत बड़ा हेल्प जो है वो इंडिया और चाइना ने किया था। तो उनसे तो है ही हमारे फ्रेंडशिप। उसके बाद आप अफ्रीका में देख लो, वी हैव एंटर्ड इनटू अफ्रीका एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिकम, और हम एक तरीके से ग्लोबल साउथ के नए लीडर बनकर के सामने आए हैं। ये बात आप सबके सामने आई है। किसी दिन इसके ऊपर एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे हम कि किस तरीके से अफ्रीका में इंडिया ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली एंटर किया हुआ है। उसके बाद आप इसराइल को जानते हो, इसराइल हमारा सेकेंड सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। इसराइल के साथ हमने अभी एक डील साइन करी थी। फिर आईमैक कॉरिडोर में भी इसराइल इन्वॉल्व है। तो इसराइल के साथ तो कुछ कहने की बात ही नहीं कि हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। उसके बाद आप देखिए गल्फ के अंदर में ईरान ने अभी हमारे 17 इंडियन क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया, एंड थैंक्स टू द इंडियन डिप्लोमेसी। टोटल क्या हुआ था कि एमएससी मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी की एक शिप को पकड़ लिया था ईरान ने कि ये इजरायली लिंक शिप है, उसमें 25 क्रू मेंबर मौजूद थे। अब उन 25 क्रू मेंबर्स में बाहर की कंट्री के लोग भी थे, फिलिपिनो थे, कुछ पाकिस्तानी थे उसमें, और लेकिन 17 उसमें इंडियन क्रू मेंबर्स थे। इंडियन डिप्लोमेसी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सीधा फ़ोन मिला करके फॉरेन मिनिस्टर से बात करी ईरान के, और आप देखिए कि अब जाकर के उन सबको छोड़ दिया गया है। तो इंडियन डिप्लोमेसी की वजह से उन 25 क्रू मेंबर्स को, जो कि दूसरी कंट्रीज में भी इन्वॉल्व थे उसमें, उन सबको एक साथ छोड़ दिया गया। तो ये दिखाता है कि इंडियन डिप्लोमेसी कैसे। उसके बाद अरेबिया में आप देखिए सऊदी अरेबिया से किस तरीके के रिलेशन है। हम जो अपना आईमैक कॉरिडोर बना रहे हैं वो थ्रू यूएई, थ्रू सऊदी अरेबिया कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उसमें पंचलाइन बोली, उन्होंने बोली कि सबका साथ सबका विकास, जो कि शायद 2014 में ये लाइन आई थी इलेक्शन के टाइम पे। तो उस लाइन को उन्होंने रिट्रेट किया कि सबका साथ सबका विकास। ये जियोपॉलिटिकली वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ये शायद इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम पर 2014 में कहा गया था। इसी चीज़ को रिट्रेट उन्होंने जियोपॉलिटिकल लेवल पे किया कि भाई सारी कंट्रीज हमारे साथ है तो सबका साथ सबका विकास होगा। और इसमें उन्होंने रेखांकित किया कि भाई हम ये सारी चीज़ें हवा में नहीं बोल रहे हैं कि हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशन है, ठीक है, वेरी गुड। नहीं, हम उनके साथ रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं थ्रू प्रोजेक्ट्स। और वो कई सारे प्रोजेक्ट्स को, पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रेखांकित कर रहे थे। सबसे पहला प्रोजेक्ट उनका क्या था कि भाई देखो, एक तो हम आईमैक कॉरिडोर बना रहे हैं थ्रू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड थ्रू सऊदी अरेबिया। तो नाउ ये जो आईमैक कॉरिडोर है, अब आप इसके मैप में देखो किस तरीके से यहाँ पर हमने एक पूरा बैलेंस स्थापित किया हुआ है। आईमैक कॉरिडोर में क्या है कि हम इंडिया टू यूरोप एक पूरा रूट बना रहे हैं थ्रू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। अब ये रूट कैसा होगा, मैं कई बार आपको दिखा रहा हूँ, इसमें इन्वॉल्व होगा। ये सी रूट है, उसके बाद यहाँ पर यूएई है। अब यूएई के थ्रू हम सऊदी अरेबिया होते हुए इजराइल तक एक पूरा रेल कॉरिडोर बना रहे हैं। और फिर इजराइल का यहाँ पर हाइफा पोर्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हाइफा पोर्ट है। अब इस हाइफा पोर्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस हाइफा पोर्ट को पूरी तरीके से इंडिया डेवलप करेगा, और इसमें इस हाइफा पोर्ट को इंडिया यूज़ करेगा, और उसके बाद फिर से ये जो सी रूट होगा इसको यूरोप तक जोड़ेगा। तो अब ये जो कॉरिडोर है इसको हम कहते हैं आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें आप देखिए कि हाइफा पोर्ट के थ्रू इजराइल इन्वॉल्व है, उसके बाद यहाँ पर सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, उसके बाद यहाँ पर यूएई जो है वो इन्वॉल्व है, यूरोप तो है ही, यूरोपियन यूनियन इसमें इन्वॉल्व ही है, यूएस ने भी इसको साइन किया है। तो इंडिया ने एक साथ मिलकर के इतनी सारी कंट्री से डील साइन करी है इस आईमैक कॉरिडोर के ऊपर।
अभी रिसेंटली क्या हुआ इसमें अपडेट क्या है कि यूएई जो है उसने इसमें पहला जो टर्म ऑफ टॉक्स है कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से बनेगा, उसके लिए अलाउ कर दिया था और मई में ये टॉक होने वाली थी। तो आई थिंक ये 10 मई को ये टॉक्स जो है शेड्यूल्ड थी। तो लेट्स सी कि उसमें क्या काम होता है। बस बिकॉज ऑफ इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये काम पूरी तरीके से अभी रुका हुआ है। तो इसको दोबारा से शुरू करना एक बहुत बड़ा एजेंडा है इंडियन गवर्नमेंट का। अब देखो, मैंने एक चीज़ देखी है कि वॉर को लेकर के ना हमारी जो जनता है, जो मैं देखता हूँ कि कमेंट आते हैं जो आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोन टू वॉर रहती है कि वॉर हो जाए, इसराइल ये कर देगा, इसराइल वो करेगा, उसके बाद ये ईरान ये करेगा, ईरान वो करेगा। देखो, वॉर से ना हमें नुकसान है एक्चुअल में। इंडिया को वॉर से कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी जियो पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अगर वॉर रुक जाती है तब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल फ़ायदा है। एक तो ये आईमैक कॉरिडोर का सबसे पहले काम शुरू हो जाएगा और ये समझ लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज चाइना, अगर आप देखो तो वो हमसे कहीं ना कहीं 2 कदम आगे हो गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि चाइना ने अपने सीपैक कॉरिडोर पे काफ़ी काम कर लिया है। वो तो थैंक्स टू पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अदरवाइज ये सीपैक पूरा हो जाता तो चाइना हमसे 4 कदम आगे हो जाता। अब थैंक्स टू पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कि सीपैक का काम रुकता है फिर चलता है फिर रुकता है। तो इसीलिए वो अभी जब तक सीपैक कंप्लीट नहीं होगा तो वो जो मिडिल ईस्ट में अपना मिडिल कॉरिडोर बनाने वाला है चाइना, उसका काम रुका हुआ है पूरी तरीके से। तो जब तक सीपैक पूरा नहीं होगा तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा इन दोनों चीज़ों को। मैं मैप के थ्रू आपको समझा दूंगा। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए। इसराइल जल्दी से जल्दी, जितना स्टेबल इसराइल होगा, जितना स्टेबल इसराइल होगा उतना स्टेबल सऊदी अरेबिया होगा, उतना स्टेबल यूएई होगा, उतना स्टेबल ये पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया होगा और उतनी जल्दी हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर शुरू हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट की बात करी। उन्होंने बात करी कि हम तो आईएनएसटी प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग में 2 पावर ब्लॉक से किस तरीके से हमने बैलेंस आउट किया है प्रोजेक्ट्स के थ्रू, आप समझने की कोशिश करना। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है हमारा? दूसरा, हम आईएनएसटी कॉरिडोर बना रहे हैं। अब आईएनएसटी कॉरिडोर में भी सिंपल हमारा लिंक है कि हम इंडिया को लिंक कर रहे हैं किसके साथ? इंडिया को लिंक कर रहे हैं हम यूरोप के साथ, लेकिन इसमें रूट चेंज है। रूट क्या है कि हम ईरान के थ्रू यहाँ पर जा रहे हैं और ईरान से रशिया के थ्रू हम जा रहे हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 पावर ब्लॉक से, एक पावर ब्लॉक है यूएस का, इजराइल का, यूरोपियन कंट्रीज का, दूसरा पावर ब्लॉक है रशिया का, ईरान का, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इन लोग का। तो यहाँ पर हम उन दोनों को बैलेंस करने के लिए आईमैक कॉरिडोर हम थ्रू यूएस, मतलब थ्रू इसराइल जा रहे हैं, जहाँ पर यूएस के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, इसराइल के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने बैलेंस आउट करने के लिए ईरान और रशिया के थ्रू ये आईएनएसटी कॉरिडोर बना दिया है, जिसमें हम इनको भी बैलेंस आउट कर रहे हैं कि भाई आपके साथ भी अच्छे रिलेशन है, आपके साथ भी हम ट्रेड करेंगे। तो अगर इन दोनों रूट्स में ये दोनों प्रोजेक्ट्स अगर सक्सेसफुल होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिकली इंडिया कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन सारी कंट्रीज के लिए। नाउ अब ये रूट, एक तो ये सारी चीज़ें तो ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर कर रहा है, पर इकोनॉमिक लेवल पर क्या कर रहे हैं ये सारे कॉरिडोर्स? देखो, जो स्टैंडर्ड रूट है हम उसको बाईपास कर रहे हैं सिंपली। क्या है स्टैंडर्ड रूट? अभी आपको पता है कि स्टैंडर्ड रूट जो है ना, जो ये बाब अल मानदेब का स्ट्रेट कहते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये बाब अल मानदेब का स्ट्रेट है और दूसरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये दोनों स्ट्रेट एक्चुअल में क्या है, हमेशा से इनकी हिस्ट्री रही है कि काफ़ी डिस्टर्ब्ड स्ट्रेट्स हैं। अब ये पर्शियन गल्फ वाला रास्ता है, तो जितना ऑयल आता है पूरी दुनिया में वो समझ लो उसका 40% 40 to 50% ऑयल इस पर्शियन गल्फ से आता है। और ये बाब अल मानदेब का स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको यूरोप जाना है तो आपके पास एक रास्ता है, या तो अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो आप या तो नीचे से पूरा घूम करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जाओ, जिसको रास्ता कहते हैं, जिसको केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता कहते हैं। अब वो रास्ता इतना लंबा है कि आपको ऑलमोस्ट जो अभी हमको टाइम लगता है उसका डबल टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने ये वाला रास्ता अपनाते हैं। अभी तक हम ये बाब अल मानदेब का स्ट्रेट पार करते हैं, सारे कंट्रीज ये रास्ता अपनाती हैं और ये स्विस कनाल है, ये स्विस कनाल के थ्रू पास होते हैं। अब इसमें 2 परेशानियां इस पूरे रास्ते के अंदर में। पहले परेशानी तो ये है कि टाइम अभी भी ज़्यादा लगता है हमें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एरिया है ना रेड सी का, ये वाला पूरा एरिया बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है। यहाँ पर यमन है, यमन के अंदर में हूदी रिबेल्स हैं, यहाँ पर सोमालियन पायरेट्स हैं। ये सोमालियन पायरेट्स इस पूरे रीजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं। उसके बाद स्विस कनाल बहुत नैरो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो स्विस कनाल नैरो है, उसकी वजह से क्या होता है कि शिप्स को बहुत वेट करना पड़ता है। एक पूरा टिकट जैसा सिस्टम है वहाँ पर। तो टिकट आप लोगे, फिर आप वेट करोगे, वो कई कई दिन वेट करना पड़ जाता है स्विस कनाल को क्रॉस करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसमें काफ़ी दिन लगता है हमें यूरोप पहुँचने में।
अब समझ लो आप यूरोप पूरा घूम के जा रहे हो थ्रू टर्की वर्की पूरा, मतलब टर्की के पास से आप क्लोज करके आप पूरा घूम के जा रहे हो, तो आपको इवेंचुअली बहुत टाइम लगता है इसमें भी। तो अब अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को फास्ट करना है तो आप कैसे करोगे? फास्ट करने के लिए हमने ये आइनेस्टी कॉरिडोर बना दिया यहाँ पर, दूसरा हमने आईमैक कॉरिडोर बना दिया, तो समझ लो इसमें हाफ टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि अब ये पूरा जो एरिया है पर्शियन गल्फ का, इसमें मेजर स्टेक होल्डर कौन है, जिसकी बहुत पावरफुल आर्मी है, जिसका बहुत पावर है पूरे इस पर्शियन गल्फ में चलता है? ईरान है ऑब्वियसली। और जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल है ईरान का वो बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा जो MSC एरिस नाम के शिप को कैप्चर किया था ईरान ने, वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे किया था। तो ईरान इज़ द डोमिनेंट प्लेयर इन स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो यहाँ पर अगर हमारे ईरान ही हमारा पार्टनर होगा तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से गुजरने में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। दूसरा बड़ा पार्टनर कौन है यहाँ पर? रशिया। तो रशिया तो हम खुद ही, रशिया तो हमारा दोस्ती है, तो उसके थ्रू हम जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप आईमैक में देखो तो ये इंटरेस्टिंगली अब समझना, आईमैक में हम क्या कर रहे हैं? आईमैक में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पार्टनर आफ्टर ईरान कौन है? तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा प्लेयर आफ्टर ईरान है सऊदी अरेबिया। और दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर कौन है? इजराइल। तो अब ये दोनों कंट्रीज भी हमारे साथ प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो एक तरीके से हमने बहुत अच्छे से बैलेंस आउट किया है। तो इसी चीज़ को रेखांकित कर रहे थे एस जयशंकर साहब कि जो हमारी डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, और जिस तरीके से हमने बैलेंस आउट किया है, हर कंट्री हमारा दोस्त बनना चाहती है। तो आइए आपको ये पूरा आर्टिकल और एस जयशंकर साहब की इंडियन डिप्लोमेसी की जो पॉलिटिक्स चेंज हुई है आज के टाइम में जियोपॉलिटिकल लेवल पर, वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी इतना ही नहीं, अब हम इंडो पैसिफिक रीजन में भी नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट, मतलब अभी वो पाइपलाइन में ही है, अभी तो सिर्फ प्रपोज किया गया है उसमें कि हम एक काम करेंगे, हम इंडियन पैसिफिक के रीजन में, इंडो पैसिफिक के रीजन में वियतनाम के साथ एक पूरा कॉरिडोर बनाएंगे, सी कॉरिडोर बनाएंगे, ये सी रूट बनाएंगे। और आप समझ लो ये कॉरिडोर लाने का सिंपल सा एजेंडा है कि आप चाइना को काउंटर करना चाहते हो साउथ चाइना सी के अंदर में। मतलब अब इंडिया साउथ चाइना सी में भी अपनी प्रेजेंस चाहता है, इसीलिए वो एक ट्रेड कॉरिडोर बना रहा है। इस बात को आप बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करना। जिस भी कंट्री को कहीं एंटर करना है तो सबसे पहले वहां पर एंटर करने का सबसे इजी वे होता है कि आप ट्रेड के थ्रू एंटर कर जाओ। जैसे आपने देखा कि ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में, हिस्ट्री में आप जाओ और हिस्ट्री को अगर आप समझोगे ना तो आपको प्रेजेंट सारे सीन समझ में आ जाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो आप देखो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो कैसे आए? ट्रेडिंग करने आए। जहाँ जहाँ ये जिस जिस देश में गए उस देश में इन्होंने ट्रेडिंग के थ्रू ही गए थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका होता है, बहुत इफेक्टिव तरीका होता है, जिससे दूसरी कंट्री को फायदा भी हो रहा है, वो आपको अलाउ भी कर रहा है और आप प्रेजेंट भी हो रहे हो वहाँ पर। तो उस प्रेजेंस को धीरे धीरे वो लोग बढ़ाते जाते हैं। तो ये जियोपॉलिटिक्स में बहुत आम बात है। तो वही इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। वही चाइना जो है वो साल 2013 से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे नए नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स लाए, दूसरी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करें, ताकि हम दूसरे दूसरे जगह पर प्रेजेंट हो सकें। इसीलिए हम अफ्रीका घुसे, इसीलिए हम ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहे हैं। क्यों? ताकि हम, क्योंकि चाइना भी अफ्रीका पहुंच रहा है और हमारे जितने राइवल्स हैं वो अफ्रीका पहुंच रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली कि हम भी वहाँ पर एटलीस्ट प्रेजेंट हो। और इंडिया एक बहुत न्यूट्रल कंट्री, इंडिया इज़ नेवर एन एग्रेसिव कंट्री जो वॉर शुरू करवाए, जो अपने इकोनॉमिक गेन के लिए कहीं पर वॉर करवा दे। इंडिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं। तो इंडिया का जो इमेज है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। इसीलिए इंडिया को विश्व बंधु भारत कहा जाता है। विश्व बंधु भारत टर्म इसीलिए स्पेसिफिकली रखा गया उस पूरी कॉन्फ्रेंस का, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि हम एक्चुअल में विश्व बंधु भारत हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। अनअकैडमी टीम ने अपना यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट एवर इवेंट किया था मंजिल 2024, और इस इवेंट में हमने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि जो हमारी यूपीएससी सीएससी की प्राइस फीस थी जो कि 75,000 थी, उसको हमने कम करके 24,999 कर दिया आपके लिए। और इस प्राइस फीस में आपको बहुत ढेर सारे कोर्सेस मिलेंगे। ये सारे कोर्सेस हर एक बच्चे को मिलेंगे, उसको जिस भी कोर्स से पढ़ने का मन है वो पढ़ सकता है। स्पेसिफिकली आपको इस कोर्स को लेने के लिए क्या करना है? सिंपली यूज कोड का जहां पर ऑप्शन आएगा वहां पर आप मंजिल 24 कैप्स लॉक में टाइप कर दीजिए, आपके लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या कोर्सेस मिलेंगे? इसमें आपको हमारा आरंभ बैच मिलेगा। आरंभ बैच जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज इसमें पढ़ा रही होंगी। उसके बाद अगर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो वो भी हमारे पास, उसमें हमारा ट्राइम बैच आप ले लो, इससे पढ़ लो। इसमें आपको सरमत सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज जो हैं वो पढ़ा रही होंगी। उसके बाद आप सिर्फ हिंदी मीडियम में लेना चाहते हो तो हमारा लक्ष्य बैच है वहाँ पर प्रेजेंट, उसमें अनुज सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना चाहते हो तो डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स आपको इसमें ऑप्शनल्स करवा रहे होंगे आपके। तो आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आए, आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया।
क्या हमारी इंडिया की विश्व बंधु भारत जो है और वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या हमारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप भी मानते हो कि हमारा भारत सच में विश्व बंधु भारत है तो कमेंट में ज़रूर से रिप्लाई करिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड वेरी नाइस डे।